दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 21st एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम बनाते हैं उस चीज़ को समझा। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत बनी होगी उसके ऊपर। धीरे धीरे जब हम आगे चलेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स या सिचुएशन देखी उनमें हमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है हमारा वो एक कोई सरफेस पे मूव कर रहा है और उस सरफेस की इक्वेशन अपने को दे रखी है। या आप ये कह सकते हो कि जो उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है उसका हमें एक्स एंड वाई में रिलेशन दे रखा है। एक्स वाई रिलेशन अपने को पता है तो फिर हम उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि पार्टिकल कर्वीलिनियर मोशन में होता है और हमें एक्स एंड वाई में रिलेशन नहीं दे रखी होती, हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रिलेशंस पता होती हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? मतलब यह है कि हमें यह पता होता है कि उसकी जिस एक्सिस के अबाउट वो मूव कर रहा है, जहां से वो रोटेट कर रहा है, जैसे भी वो रोटेट कर रहा है या कहीं मूव कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन में है, तो उसके आर कैसे बदल रहा है। आर मतलब जिस एक्सिस के अबाउट वो मूव हो रहा है वहां से उसकी जो डिस्टेंस है आर वो कैसे बदल रही है और उसका जो एंगल है वो कैसे बदल रहा है। जरा देखिए कैसे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए यहां पे कोई एक्सिस है जो आपकी तरफ है और कोई पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। सोचिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि इससे जो डिस्टेंस है ये कैसे बदल रही है और अगर मैं ये एक रेफरेंस एक्सिस ले लूं तो इसके साथ जो एंगल है ये कैसे चेंज हो रहा है। अपने पास ये आर बन गया और ये थीटा बन गया। इसका मतलब इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है और इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये चेंज हो रहा है। तो इस एक्सिस से अपने को डिस्टेंस दे रखी है कि ये जो डिस्टेंस है कैसे बदल रही है और ये एंगल जो है वो कैसे बदल रहा है टाइम के साथ। तो इन दिस सिचुएशन अगेन अपने को टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना होता है और फिर हमें लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे सिचुएशन प्योरली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्स एंड वाई में रिलेशन नहीं है। अब जब रिलेशन एक्स एंड वाई में नहीं है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट जो हम निकालेंगे उसको अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक जैसे कोई पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है तो एक उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती थी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आती थी और एक क्या आती थी बताओ जरा। एक इस कर्व के परपेंडिकुलर आपकी एक एक्सेलरेशन होती थी जिसको हम बोलते थे नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब कर्व अगर इधर है तो आप ये इसको इधर लेके चलो, ये हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी, ये हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी और इनको हम अभी तक निकाल रहे थे। नॉर्मल एक्सेलरेशन को कैसे आप निकालते हो? an इज इक्वल टू आपने अभी तक देखा v स्क्वायर अपॉन रो कर रहे थे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt t कैप ये आप कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे थे दोस्तों। तो यहां पे अपने को पहले स्पीड निकालनी पड़ रही थी कि भाई यहां पे स्पीड क्या आएगी और स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? हम जो काइनेमेटिक्स है उसका सहारा ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स थी वो उनको हम सोल्व कर रहे थे। पर अब क्या है? अब हमारे पास सोचिए कि पार्टिकल का जो मोशन है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है। अगर वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम्स को? तो आज का जो एपिसोड है उसमें इसी चीज को समझने की हम कोशिश करेंगे। जरा देखिए दोस्तों, आपको याद होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 काइनेमेटिक्स का और उसमें मैंने आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बताया था। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब पार्टिकल का जो मोशन है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको प्रोवाइड किया जाए। आपको याद होगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्मॉल लेंथ होती है dl उसको लिखा जाता है dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस dz z कैप। इस तरह से स्मॉल लेंथ को लिखा जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। r मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपका वो रोटेट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगी, रेडियस भी आप इसको बोल सकते हो। थीटा का मतलब उसका जो एंगल है, एंगुलर पोजीशन, वो कैसे टाइम के साथ बदल रही है। ठीक है, अगर मैं इस और z मतलब हाइट है, अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं दोस्तों बोथ साइड तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर मैं dt से डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटी आएगी उसके 3 कंपोनेंट होंगे। एक होगा, इसको मैं r डॉट लिख देता हूं, r डॉट r कैप एक रेडियल कंपोनेंट होगा, एक आपका r थीटा डॉट थीटा कैप, एक आपका थीटा कैप डायरेक्शन में होगा
ट्रांसवर्स डायरेक्शन आप बोल सकते हो, और एक आपका z डॉट z कैप होगा। इस तरह से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी dv/dt। ये मेरे पास एक्सेलरेशन होगी, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और ये आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहां पे अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा r डबल डॉट r कैप, पहली टर्म ये बनेगी, दूसरी टर्म क्या बनेगी, r डॉट d/dt ऑफ r कैप। अब इसको देखेंगे कि क्या बनेगा, ये d/dt ऑफ r कैप, इसको अभी हम समझेंगे कि क्या है ये। प्लस अब बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले r का डॉट लो, यहाँ पे 3 फंक्शन है भाई, ठीक है। फिर आप क्या करो बताओ, r थीटा डबल डॉट थीटा कैप हो जाएगा, एंड फिर क्या आएगा, r थीटा डॉट d/dt ऑफ थीटा कैप, एंड प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, z डबल डॉट z कैप प्लस z डॉट d/dt ऑफ z कैप। ये है भाई, इस तरह से मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी। तो हमने क्या किया, हमने डेरिवेटिव लिख दिया। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, r डबल डॉट r कैप प्लस, ये जरा देखिए, ये r डॉट एंड r कैप का डेरिवेटिव लेना है अब अपने को, r कैप, ये क्या बनेगा, r कैप का डेरिवेटिव आपको याद होगा मैंने बताया था। मान लीजिए ये मेरी r कैप है, इसका मतलब किसी टाइम t पे r कैप मेरा इधर है, ठीक है, और इसकी लेंथ मेरी 1 है। अगले टाइम पे ये रोटेट करके यहाँ पे आ गई है, इसको मैं r प्राइम कैप लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी लेंथ भी मेरी 1 ही है, और ये d थीटा रोटेट किया है, तो इसका मतलब ये जो है ये चेंज को बता रहा है। आप ये कह सकते हो r कैप प्राइम माइनस r कैप इज इक्वल टू दिस लेंथ, और ये लेंथ क्या होगी बताओ जरा, ये लेंथ होगी, इसकी लेंथ 1 है ना, तो आर्क लेंथ मेरी 1 ही होगी, ये आर्क लेंथ ही तो है, रेडियस मेरी 1 होगी, और आर्क लेंथ अगर आप निकालोगे तो 1 d थीटा, तो ये हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी थीटा कैप की तरफ। अब आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, या इसको डेल्टा थीटा लिख दो ना, डेल्टा थीटा, ये बहुत स्मॉल थीटा है, डेल्टा थीटा लिख दो, तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d/dt ऑफ r कैप इज इक्वल टू, ये बन जाएगा d थीटा अपॉन dt थीटा कैप। तो इसका डेरिवेटिव अपने को पता है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो थीटा डॉट थीटा कैप आ जाएगा। इसकी जगह पे थीटा डॉट थीटा कैप लिख देते हैं, थीटा डॉट थीटा कैप प्लस, अब आइए r डॉट थीटा कैप प्लस, आ जाइए यहां पर जरा देखिए, ये है r थीटा डबल डॉट थीटा कैप, डबल डॉट का मतलब डबल डेरिवेटिव है भाई, प्लस बताइए r थीटा डॉट, और इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, थीटा कैप का। तो थीटा कैप का डेरिवेटिव भी हमने निकलवाया था कि जरा देखिए, यहां पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये मेरा r कैप है, और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ये होगी थीटा कैप, और इसकी लेंथ भी मेरी 1 है। अब अगले इंस्टेंट पे ये घूम के यहां पे चला गया है दोस्तों, ये 1 लेंथ जो है घूम के यहां पे आ गई है, सोचिए ये मेरा r कैप प्राइम हो गया, और इसके परपेंडिकुलर क्या बन गया, ये बन गया थीटा कैप प्राइम। सही है जी। अब अगर मैं इस थीटा कैप को और थीटा कैप प्राइम को एक ही जगह पे दिखाऊं, तो इधर मेरा थीटा कैप प्राइम है, और इधर क्या हो गया दोस्तों, इधर मेरा हो गया थीटा कैप थीटा प्राइम कैप, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से आप एक ही जगह पे आप दिखा सकते हो। तो ये जो है ये इनका चेंज को बता रहा है, और ये क्या आएगा, ये माइनस r कैप की तरफ आएगा, और इसमें कितना रोटेशन हुआ है, अगेन डेल्टा थीटा का रोटेशन हुआ है। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, आप खुद सोच लीजिए, ये मैंने प्रूव भी करवाया था आपको, ठीक है। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी d थीटा बाई dt माइनस r कैप, ये बनेगी। इसका मतलब यहां पे ये जो चीज लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ थीटा डॉट, तो एक और थीटा डॉट आ जाएगा एंड r कैप, ये इस तरह का बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार देख लीजिए, माइनस आएगा, माइनस r कैप की तरफ आएगा, ये ठीक है भाई। तो कुछ इस तरह से हमने इसको लिखा है भाई, एक बार जरा देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है। अब सुनिए, अच्छा यहाँ पे फिर ये z डबल डॉट एंड ये सब भी आएंगे भाई, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि z कैप जो है वर्टिकल, क्योंकि मेरा जो मोशन है वो एक ही प्लेन में हो रहा है, प्लेनर मोशन में ले रहा हूँ, तो z कैप का जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा। z डबल डॉट आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो z डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, दैट विल बी z डबल डॉट z कैप।
ठीक है, अब जरा देखिए, अब इनको जरा कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? जो एक्सेलरेशन आएगी, आर कैप वाला कंपोनेंट पहले उठा लेते हैं। तो आर कैप वाला जो कंपोनेंट आएगा दोस्तों, वो क्या क्या बनेगा जरा देखिए। एक तो बनेगा आर डबल डॉट, ठीक है जी, एक तो बनेगा आर डबल डॉट, और एक क्या बन जाएगा माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट आइए थीटा कैप वाला। तो थीटा कैप वाला अगर आप देखोगे तो थीटा कैप में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आर डॉट थीटा डॉट है, यहाँ पे भी आर डॉट थीटा डॉट है। तो 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट थीटा डॉट, एक तो ये टर्म आ गई, और एक क्या आ गई दोस्तों बताइए, एक आ गई आर थीटा डबल डॉट, ठीक है, और एक आ गया मेरे पास z डबल डॉट z कैप। वैसे ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा भाई, ये भी आपका जीरो ही बनेगा। आप बोलोगे सर क्यों जीरो बनेगा? क्योंकि मैं प्लेनर मोशन ले रहा हूं, एक प्लेन में मोशन ले रहा हूं पार्टिकल का। अगर प्लेन में मोशन लूंगा तो ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, फिर इसको आप जीरो भी कर सकते हो अगर प्लेनर मोशन है तो। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें प्लेनर मोशन नहीं होता, तो उसमें फिर ये लेना पड़ेगा भाई। तो फिलहाल खैर इसको मैं नहीं ले रहा हूं, फिलहाल मैं इस तरह से लिख रहा हूं। ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई है दोस्तों। तो जब भी कोई पार्टिकल कर्वीलिनियर मोशन में मूव कर रहा है और आपको जिस पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रहा है, उस पॉइंट से उसकी लोकेशन जो आर है वो भी पता है, उसका जो एंगल है, एंगुलर पोजीशन जो है उसकी, वो जो एंगुलर पोजीशन है उसका भी वेरिएशन अगर आपको पता है कि कैसे वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो इस तरह से आप उसकी एक्सेलरेशन को लिख सकते हो। अब ये एक्सेलरेशन हमने देखी है, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं इस एक्सेलरेशन को जाने अनजाने में। इसी चैप्टर में हमने इसको पढ़ा है। आप बोलोगे सर कहाँ पढ़ा है? आपको याद होगा मैंने आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट कराना सिखाया था, जनरलाइज एक्सेलरेशन, जब आपका रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल आप कर रहे थे। तो जब आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपने लिखा होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ a with respect to b minus omega square r of a with respect to b, r of a with respect to b, ठीक है। और क्या था बताइए? और यहां पे क्या था? प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ a with respect to b एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b। आपका ये मेरे ख्याल से एक रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ा था। रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस मतलब ये जनरलाइज एक्सप्रेशन था, ये हर जगह हम यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमने देखा था दोस्तों। अब देखा जाए तो ये भी वही है, अगर आप ध्यान से देखो तो। आप बोलोगे सर कैसे? जरा देखिए, अगर कोई पार्टिकल, अगर मैं इसको जरा एनालाइज करके दिखाऊं तो जरा देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आर डबल डॉट क्या दिखा रहा है? आर डबल डॉट यही दिखा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। जो उसकी डिस्टेंस है उसके एक्सिस के अबाउट, वो डिस्टेंस कैसे टाइम के साथ बदल रही है, उसका डबल डेरिवेटिव है, तो ये एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। अच्छा, तो आर डबल डॉट हो गया। ये बताओ, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, देखो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस के साथ, तो यहां पे देखो ओमेगा स्क्वायर आर ये हो गया माइनस के साथ, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर लेकिन इसमें तो चलिए एक बार जरा एनालाइज कर लेते हैं। ये जरा देखिए कौन सी है, ये है 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बन गई है और ये ओमेगा बन गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ओमेगा, ये वाली टर्म आ गई भाई, ठीक है, ये वाली भी टर्म आ गई। अच्छा ये क्या है? ये है आर अल्फा, तो ये वाली टर्म भी आ गई। अब जरा देखिए, आपको लगेगा ये मैंने गलत बोल दिया भाई, ये आर डबल डॉट जो बनेगा वो ये बनेगा दोस्तों, वो ये है। आप बोलोगे सर ये टर्म कहाँ है? जरा देखो सारी टर्म आ गई। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये 5 टर्म है भाई टोटल यहाँ पे। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं आर डबल डॉट जो है वो तो ये हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे उसका डबल डेरिवेटिव जो है वही तो रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। तो वो ये चीज होगी। ये जो है ये क्या है बताओ जरा? ये आर ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, देखो ये वाली टर्म भी आ गई, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये क्या है बताओ जरा? ये कोरियोलिस वाली टर्म होगी, एक कोरियोलिस एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी आ गई। और ये क्या है बताओ जरा? आर थीटा डबल डॉट, आर अल्फा बन गया, ये थीटा डबल डॉट इज अल्फा, तो आर अल्फा ये वाली टर्म भी आ गई। आप बोलोगे सर ये वाली टर्म तो नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई बिकॉज
यहां पे हम रोटेशन को देख रहे हैं, यहां पे सर्कुलर मोशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं रोटेशन को, और वो जो रोटेशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आप देख रहे हो, एक एक्सिस के अबाउट देख रहे हो। इसका मतलब जो बी पॉइंट आप यहां पे ले रहे हो, वो बी पॉइंट वो एक्सिस वाला जो पॉइंट है जिसके अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है या कोई भी ऐसे रैंडम मोशन कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन, वो बी पॉइंट उसके सेंटर पे फिक्स्ड है जिसके अबाउट वो पार्टिकल घूम रहा है। इसका मतलब ये जो है ये आपकी जीरो है अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो। जब भी आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके चीजों को देखते हैं तो कहां पे इस्तेमाल करोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, पॉइंट को समझिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल तभी करोगे ना जब आपको पार्टिकल किसी पॉइंट के या किसी एक्सिस के अबाउट कर्वीलिनियर मोशन कर रहा हो। तो अगर जिस एक्सिस के अबाउट वो कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है तो जो मेरा उसका सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट वो कर्वीलिनियर मोशन बना रहा है, उस पॉइंट को बी पॉइंट बोल दो, और बी पॉइंट तो मेरा फिक्स पॉइंट है तो उसके एक्सेलरेशन को आप क्या ले सकते हो, जीरो। तो देखा जाए तो ये चीज और ये चीज मेरी क्या है बताओ, सेम ही है, ठीक है। यही चीज आपने पहले भी पढ़ी थी, यही चीज आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोबारा से देख रहे हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया ये पॉइंट, ठीक है, कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। ये एक्सेलरेशन वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमने पहले भी काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल में पढ़ा था कि वहां पे हम कैसे इसको डिराइव करते हैं, वो सारी प्रॉपर हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फोर्सेस की जो इक्वेशन होती हैं, लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशन होती हैं, उनको हम कैसे लिखें वो हमें समझना है, और ये कैसे अप्लाई करते हैं उसको जरा हम अपने को देखना है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें मैं और बताना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा कैसे, जरा देखिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये रेडियल डायरेक्शन एंड थीटा डायरेक्शन क्या होती है वो भी थोड़ा सा समझा दूं। सोचिए मेरे पास कोई पार्टिकल है और यहां पे मेरा कोई ओरिजिन है, ठीक है, और इसके बाद ऐसे मूव कर रहा है, एक मिनट के लिए ऐसे मान लेते हैं, ये है मेरा आर और यहां से मैं थीटा को मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज थीटा मेरा पॉजिटिव होगा। यहां पे ये जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन आपको पता है, आर दे रखी है, और आर जो है वो टाइम के साथ बदल रही है। आर का टाइम के साथ क्या वेरिएशन है वो भी आपको दिया गया है, थीटा कैसे टाइम के साथ बदल रहा है वो भी दे रखा है, आर का डबल डॉट कैसे बदल रहा है वो भी आपको दे रखा है, और थीटा डबल डॉट भी आपको दे रखा है। अब सबसे पहले दो डायरेक्शंस की बात करते हैं, एक रेडियल डायरेक्शन और एक थीटा कैप डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप डायरेक्शन वो इधर होगी दोस्तों, रेडियली आउटवर्ड। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आर कैप इधर होगा और थीटा कैप किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये होगा मेरा थीटा कैप, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा थीटा कैप। तो पॉइंट को समझिए पहले, दो डायरेक्शन क्या होते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आई है वो दो एक्सेलरेशन निकल के आई है, एक आपकी आर कैप की तरफ है और एक आपकी थीटा कैप की तरफ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि आर कैप एंड थीटा कैप जो है वो क्या होते हैं। अब अगर मैं एक स्टेप और चलूं आगे तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है मुझे आर कैप एंड थीटा कैप पता चल गया, बट अगर मैं टेंजेंशियल यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस जगह पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट तो मेरा इस तरह का आएगा भाई, ठीक है, टेंजेंट तो मेरा इस तरह का आएगा। एक बार जरा देखिए, अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा यहां पे तो इस तरह का आएगा। अब ये जो टेंजेंट है ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं साई बोल रहा हूं। अब ये एंगल कैसे निकालें, कई बार इस एंगल की अपने को जरूरत पड़ेगी। अपने को देखना होगा कि ये जो टेंजेंट लाइन है उस टेंजेंट के साथ जो रेडियल डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रही है, इसको अपने को निकालना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें उसको जरा समझते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, आगे चल के देखिएगा क्वेश्चन में कि कैसे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं वो भी आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा कि ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखे हैं इनको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल है और वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, उसका आपको दे रखा है कि आर जो है वो थीटा के साथ कैसे बदल रहा है। यहां से आपका मेजर हुआ है, ये मेरा सेंटर मान लो जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये मेरा थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह का आपको दे रखा है। अब सुनिए, ये मान लीजिए मेरा था किसी टाइम टी पे, अगले इंस्टेंट पे आपका पार्टिकल जो है वो यहां से यहां पे आ गया, सोचिए, और ये जो एंगल है बहुत ही ज्यादा छोटा है, डी थीटा, डेल्टा थीटा, कुछ भी बोल दो। अब जरा देखिए, मैं यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस कर्व के टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि ये जो रेडियल जो डायरेक्शन आएगी आर कैप और जो ये टेंजेंट डायरेक्शन जो आएगी, ये जो टेंजेंट वाली जो लाइन लगाई है, इनके बीच का जो एंगल है साई, ये मेरा कितना आएगा, मैं इसको देखना चाह रहा हूं, इसको देखना चाह रहा हूं।
ठीक है। इस कर्व पे मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे था किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और ये रेडियल डायरेक्शन थी, ये उसके टेंजेंट, कर्व के टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस आर कैप के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो एंगल मुझे निकालना है। आगे चल के इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप बोलोगे सर ये एंगल कैसे निकालोगे? अच्छा, थीटा को आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो यहाँ पे साई को भी एंटी क्लॉकवाइज ले लो। तो अब जरा देखिए इस एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक काम करते हैं, यहां से और यहां से, ये सर्कल तो है नहीं भाई, तो आप एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, और मैं इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं। किसी को एतराज तो नहीं है भाई? मेरे हिसाब से तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये स्मॉल एंगल है डी थीटा, तो डी थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डी आर। इसको मैं हल्का सा डी आर लिखता हूं, यहां से लेके यहां तक। आप बोलोगे सर ये डी आर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में और बहुत ही छोटी लेंथ है ये। आप बोलोगे ये कैसे पता छोटी लेंथ है? बिकॉज हम बहुत ही हल्का सा मूव किए हैं, हल्का सा मूव किए हैं, बहुत ही माइन्यूट नेग्लिजिबल मूव किए हैं। नेग्लिजिबल मूव करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका, मतलब अगर इस लाइन पे भी मैं लेके चलूंगा तो बहुत ही स्मॉल बाहर की तरफ चला है ये पॉइंट, आप ये समझिए। अगर मैं टेंजेंट लाइन पे भी दिखाऊं तो ये बहुत ही स्मॉल ये लेंथ चला है, ठीक है। और ये मेरा आर डी थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, ये अगर साई है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, मैं इसके, देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपकी, ये मान के चलो कि थीटा डायरेक्शन में है, ये लाइन थीटा डायरेक्शन में होगी तो इस आर कैप के परपेंडिकुलर आएगी भाई, ठीक है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये क्या है बताओ, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये क्या है, आर कैप के परपेंडिकुलर है, थीटा कैप है, आप ये समझिए। तो अगर ये एंगल साई है तो ये 90 माइनस साई हो जाएगा, और अगर ये 90 माइनस साई हो गया तो ये आपका साई बन जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे सर? क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर और रफली इसके भी परपेंडिकुलर, आप ये मान के चलो। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। या चलो इसको ही ले लो, ये क्या है मेरा 90 माइनस साई। तो अगर मैं कोट 90 माइनस साई कर दूं तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है मेरा, बेस है आर डी थीटा अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है डी आर। तो कोट 90 माइनस साई क्या हो जाएगा, 10 साई। तो 10 साई इज इक्वल टू आर अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा, ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो साई एंगल है ये आप निकाल सकते हो, जो साई एंगल है इसको आप निकाल सकते हो। ध्यान दीजिएगा भाई, ये साई एंगल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो मेरी रेडियल जो डायरेक्शन है और जो ये टेंजेंट लाइन है इस कर्व के, उन दोनों के बीच एंगल कितना है। अगर ये साई पॉजिटिव आ जाए, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब जिधर आप थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो वैसा ही एंगल ये भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा ये, ठीक है। इट मींस आप ये कह सकते हो कि साई जो है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे आर कैप से इधर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, आर कैप से टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेंगे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगर ये नेगेटिव आ गया, अगर साई मेरा नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि साई जो है वो क्लॉकवाइज लेंगे हम लोग। तो फिर जो साई एंगल आएगा क्लॉकवाइज आएगा, इधर से इधर का एंगल आएगा, फिर आर कैप से नीचे की तरफ लिखेंगे भाई। अगर क्लॉकवाइज ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में उल्टा आया है, ठीक है। तो थीटा तो इधर पॉजिटिव लिया आपने, ठीक है, थीटा इधर बढ़ रहा है, लेकिन साई की वैल्यू अगर यहाँ से नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब साई की डायरेक्शन उल्टी है थीटा से, ठीक है। आप इस तरह से इसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगी ये साई कैसे कैलकुलेट करेंगे। आगे चल के इसका इस्तेमाल हम करेंगे भाई, ठीक है। आप बोलोगे सर कहाँ इस्तेमाल आएगा इसका? इसका इस्तेमाल आएगा जब आप टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करोगे एंड नॉर्मल डायरेक्शन की बात करोगे। तो ये तो नॉर्मल डायरेक्शन हो ही गई, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये थीटा कैप वाली डायरेक्शन टेंजेंशियल नहीं होगी भाई, ध्यान दीजिएगा। कहीं आपको लगे थीटा कैप तो आर कैप के परपेंडिकुलर लाइन है ना, ठीक है, जबकि टेंजेंशियल तो इधर हो सकता है, टेंजेंशियल आपका अलग भी हो सकता है। पॉइंट को समझो भाई मैं क्या बोल रहा हूं। हर टाइम आपके जो थीटा कैप है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं होती अनटिल अनलेस सर्कुलर मोशन हो। अगर कोई सर्कुलर मोशन है, सोचिए प्योर सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो रेडियल डायरेक्शन जो आएगी वो आर कैप बाहर की तरफ आएगी और थीटा कैप जो है वो इधर आएगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन भी यहां पे इधर ही होगी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे कोई जनरल मोशन है, जनरल मोशन में आपका जो थीटा कैप है वो अलग होगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग होगी। तो इसका मतलब आर कैप और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो साई बनेगा। और ये साई क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे चल के अपने को टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझे भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैं अब जरा इसको रब कर देता हूं, आप इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास एक दो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सोल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं जो एक क्वेश्चन लूंगा अभी, इन्हीं क्वेश्चंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। कब? जब हमने एक्सेलरेशन का जनरलाइज्ड कंसेप्ट सीखा था, जब आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से चीजों को लिख रहे थे और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे जब आपने एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका सीखा था और वहां पे जो क्वेश्चंस आपने सोल्व किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। जरा देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास और क्वेश्चन क्या है, वो कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक ऐसे सर्कुलर, ये मेरे पास मान लीजिए कोई रिंग है, असल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, आप ये समझिए, और ये इसका सेंटर है। हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पे इसके अंदर कोई कॉलर डाला हुआ है, ऐसे डबल कॉलर है, एक यहां पे और एक कॉलर जो है वो इस तरफ है ऐसे, और ये दोनों कॉलर यहां पे ज्वाइन है। इस कॉलर में से एक रोड हमने पास की है, जो इस कॉलर से पास हो रही है, ऐसे एक रोड गई है जो इस वाले कॉलर से पास हुई है। ध्यान देना भाई, दो कॉलर है, ठीक है। और ये जो रोड है वो यहां पे इसका एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है रोड। असल में सारा सिस्टम जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहां से इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है, आर की वैल्यू इस सेंटर से, ये जो पॉइंट है ये 0.2 मीटर मान लेता हूं। ये मेरा थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल यहां से मेजर किया गया है, और मैं ये दे रखा है आपको कि ये जो थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है कि किस रेट से मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये आपको दे रखा है मान लीजिए 2 रेडियन पर सेकेंड। और ये जो डबल कॉलर है, इसका जो मास है वो है 0.5। ये गिवन है कि ये कांस्टेंट है भाई, तो मैं इसको एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोड को धकेल रहा हूं। आपको बताना है कि मुझे कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा इस कॉलर के ऊपर, सो दैट मेरी ये जो एंगुलर वेलोसिटी है कांस्टेंट रहे। कितना फोर्स मुझे एक्सर्ट करना होगा इस कॉलर के ऊपर, सो दैट मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये मेरी 0.2 रेडियन पर सेकंड से ही मैं इसको मूव कर सकूं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जरा देखिए दोस्तों। अपने को अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, तो कॉलर का जो, क्योंकि कॉलर यहां पे एक पार्टिकल की तरह आप ले सकते हो, कॉलर का जो मोशन है वो इस रिंग के ऊपर हो रहा है और यहां से उसकी जो डिस्टेंस है वो बदल रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर को एफ थीटा के टर्म में लिखेंगे। थीटा के साथ कैसे आर बदल रहा है, आर कहां से, कौन से वाला आर, ये रेडियस वाला आर नहीं है, यहां से कॉलर की जो डिस्टेंस है वो जिस पॉइंट के अबाउट वो चेंज हो रही है उसकी जो डिस्टेंस, भाई आप जरा देखो ना, ये फोर्सिंग फैक्टर नहीं, रोड की वजह से आगे पीछे मूव कर रहा है। तो जहां पे रोड फिक्स्ड है वहां से इस कॉलर की जो डिस्टेंस है वो कैसे बदल रही है, तो इसको मैं आरसी लिख देता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कॉलर से जो इसकी पोजीशन है वो कैसे थीटा के साथ चेंज हो रही है, वो अपने को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। अगर ये आर है तो ये भी यहां से जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी आपका थीटा है, ये भी आपका थीटा है, तो क्या बन जाएगा, आर कोस थीटा इधर से, आर कोस थीटा इधर से। तो इसका मतलब आर सी जो आएगा वो आएगा 2r कोस थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पे, ये वाला आर जो है ये सेंटर की इसकी रेडियस है रिंग की, और ये कांस्टेंट रहेगी भाई, ये वेरी नहीं कर रही, ध्यान देना। लेकिन हम यहाँ से ले ही नहीं रहे, हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ से हम आर को देख रहे हैं, यहाँ से हम इसकी लोकेशन को देख रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, आर सी डॉट बताइए फिर क्या आएगा, वो आएगा 2r और माइनस के साथ साइन थीटा थीटा डॉट, एंड आर सी डबल डॉट अगर लेना होगा तो क्या लिखोगे, -2r साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कोस थीटा, एंड थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा -2r साइन थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट हो जाएगा। सही है भाई, इस तरह से आपका आर सी डबल डॉट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा।
एंड थीटा डबल डॉट की वैल्यू मेरी 0 है, तो इसको आप हटा सकते हो भाई इस टर्म को। तो इसका मतलब आरसी डबल डॉट जो आएगा मेरे पास वो आएगा -2r cos थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर। इस तरह से जो है आप आरसी डॉट को लिख सकते हो। अब एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आरसी डॉट क्या बनेगा बताओ जरा, वो बनेगा -2, आर की वैल्यू जो है वो है 0.2 साइन थीटा, तो इसको मैं साइन थीटा लिख लेता हूं, ठीक है। एंड थीटा डॉट की वैल्यू जो है वो है 2। क्वेश्चन क्या है सुनिए ना, क्वेश्चन ये है कि ये रोड जो है ये कितना फोर्स इस कॉलर के ऊपर लगाएगी व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। ये भी आप ऐड कर लो भाई, जब थीटा की वैल्यू मेरी 45 डिग्री होगी, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, जब मेरा थीटा 45 डिग्री होगा उस टाइम जो रोड है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी कॉलर के ऊपर। फोर्स एक्सर्टेड बाय रोड ऑन कॉलर, जो डबल कॉलर है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा रोड के द्वारा जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं भाई यहां पे, तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2। तो कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया -0.8/√2। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, 4 4 दूनी 8, ठीक है भाई मेरे हिसाब से। तो ये बन गया आरसी डॉट। अब आइए आरसी डबल डॉट, आरसी डबल डॉट क्या बनेगा, वो बनेगा -2, आर की वैल्यू 0.2, यहां पे cos 45 डिग्री तो /√2 आ गया, और थीटा डॉट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो कितना बन गया बताओ, ये बन गया -1.6/√2। एक बार देख लो भाई, -1.6/√2 ये बन गया आरसी डबल डॉट, ठीक है। तो हमारे पास आरसी डॉट आ गया, हमारे पास आरसी डबल डॉट आ गया, ठीक है। ये दोनों चीज हमने निकाली। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का अगर मैं निकालूं, कॉलर की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, अभी अभी हमने सीखा है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप। एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट क्या था बताओ, एक कोरियोलिस वाला पार्ट था, ये कोरियोलिस वाला पार्ट हो गया, और एक और टर्म भी थी भाई, वो टर्म क्या थी बताओ जरा, आर थीटा डबल डॉट। आई थिंक ये थी भाई, एक बार चेक कर ले भाई, मेरे हिसाब से यही टर्म थी, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो है ये तो आपका गायब हो गया, थीटा डबल डॉट है ही नहीं ना, 0 है, तो ये तो टर्म गायब हो जाएगी। अब अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ कॉलर निकालूं तो बनेगी आर डबल डॉट। आर डबल डॉट की वैल्यू, आर मतलब यहाँ पे आरसी है भाई, ये ध्यान देना, कॉलर की लोकेशन है ना, ठीक है। आरसी कैप एंड थीटा कैप ये लिखेंगे। तो आरसी डबल डॉट क्या है, आरसी डबल डॉट इज -1.6/√2 माइनस आरसी। आरसी की वैल्यू क्या है बताओ जरा, आरसी की वैल्यू ये हो जाएगी, आरसी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगी, आरसी जरा निकाल लेते हैं, आरसी ये बन जाएगा 2 × 0.2/√2। जब 45 डिग्री एंगल होगा ना तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसका मतलब 0.4/√2, तो 0.4/√2 इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 4। एक बार देख लो भाई आरसी कैप, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, प्लस ये कोरियोलिस पार्ट आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आरसी डॉट। आरसी डॉट हमने ऑलरेडी निकाला है भाई, -0.8/√2, ठीक है, आरसी डॉट हो गया, प्लस थीटा इंटू थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा का। एक बार देख लीजिए भाई। तो फर्दर अगर मैं इसको लिखूंगा तो AC विल बी इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया -3.2/√2 आरसी कैप, एंड ये क्या हो गया माइनस, ये भी 3.2 बन गया भाई, एक बार जरा देखो, /√2 थीटा कैप। एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो ठीक है, 4 4 8 32, आई थिंक ठीक है भाई। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई दोस्तों, एक आरसी कैप की तरफ आई, एक थीटा कैप। ये आरसी कैप एंड थीटा कैप किधर है भाई, आरसी कैप जो है यहां से आप आरसी को मेजर कर रहे हो ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, ये आरसी कैप होगी, ये परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ये होगी थीटा कैप। तो इन दोनों डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे दोस्तों, उसके लिए अपने को यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इसके ऊपर फोर्सेस देखने हैं। ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में होती तो mg नीचे होता। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपने को फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बताना है, ध्यान रखना, फोर्स अपने को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बताना है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले फोर्सेस को लिखना है, वर्टिकल प्लेन वाले फोर्सेस को नहीं लिखना है यहाँ पे।
क्योंकि जो आर कैप और ये थीटा कैप जो डायरेक्शन है ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, mg को नहीं दिखेंगे अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि mg वर्टिकल प्लेन में है, तो अगर मैं कॉलर को एक बार ड्रॉ करूं तो ये तो मेरे पास ये वाली कॉलर होगी जो इस रिंग के ऊपर है, और ये कॉलर मेरी जो है पाइप के ऊपर आ गई, रोड के ऊपर आ गई, आप ये समझिए, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे दो डायरेक्शन मेरे पास है, एक आरसी कैप, ये होगी आरसी कैप, और ये होगी मेरी थीटा कैप। अब यहां पे अगर मैं फोर्सेस को दिखाऊं तो सबसे पहला रोड का जो फोर्स लग रहा है इस कॉलर के ऊपर, वो आपका किधर लग रहा है, वो इधर ही लग रहा है, थीटा कैप की तरफ, ये फोर्स लग रहा है थीटा कैप की तरफ। दूसरा, और कौन कौन सा फोर्स है, एक जरा देखिए जो नीचे वाली कॉलर है जो रिंग के ऊपर चढ़ी हुई है, जब इस रोड से आप ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करोगे, इधर की तरफ फोर्स लगाओगे इसको, तो ये क्या करेगी, जो नीचे वाली रिंग है, नीचे वाली जो कॉलर है वो इस रिंग को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। इसका मतलब इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स आप इसको कह सकते हो, जो आपका रिंग जो है वो अंदर वाली कॉलर पे के ऊपर लगाएगी, ठीक है, रिएक्शन फोर्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यही दो फोर्स आएंगे भाई। आप बोलोगे सर कि mg भी है, mg भैया वर्टिकल प्लेन में आएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है फोर्सेस, वर्टिकल प्लेन वाले को नहीं देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले को देखेंगे, क्योंकि आरसी कैप और थीटा कैप हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले निकाले हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, mg को नहीं दिखा रहा हूं। अब यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई जरा देखो, ये मेरी आरसी कैप डायरेक्शन थी, ये आरसी कैप डायरेक्शन थी, ये 45 था, तो ये भी क्या होगा 45, इसका मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके साथ ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये जो लाइन है, और इसका जो वर्टिकल के साथ जो एंगल है, वो वर्टिकल मत बोलिए इसको, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस रिंग वो जो एंगल है वो 45 है, ये 45 है अभी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, जरा देखिए, यहां से अगर मैं रिजोल्व करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे पहले आरसी कैप डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो आएगा n/√2, और वो माइनस आरसी कैप की तरफ आएगा, नेट फोर्स माइनस आरसी कैप की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी माइनस आरसी कैप की तरफ होनी चाहिए, तो माइनस आरसी कैप की तरफ ही तो है एक्सेलरेशन। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू मास विच इज हाफ इनटू 3.2/√2। माइनस साइन अब यहां पे नहीं लगाएंगे भाई, क्यों नहीं लगाएंगे माइनस साइन, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फोर्स माइनस आरसी कैप की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी माइनस आरसी कैप की तरफ होगा ना, तो माइनस आरसी कैप को तो डायरेक्शन को दिखा रहा है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को उठा लो अब आप, ठीक है। √2 से √2 मेरा कट गया, तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.6 न्यूटन, ये मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ जाएगा भाई, कि कितना रिंग जो है इस कॉलर के ऊपर लगाई। बट हमें तो रोड का बताना है, अपने को तो एफ की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, थीटा कैप डायरेक्शन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो थीटा कैप डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, ध्यान रखना, ये जो एक्सेलरेशन है माइनस थीटा कैप की तरफ है ये, तो क्यों ना नेट फोर्स को माइनस थीटा कैप की तरफ लिखा जाए, इस तरफ लिखा जाए। तो इस तरफ जो नेट फोर्स होगा वो होगा n/√2 माइनस एफ, ये मेरा इस तरफ नेट फोर्स आएगा। And that has to be equal to क्या होना चाहिए बताओ, that has to be equal to 1/2 into mass into acceleration, और acceleration माइनस थीटा कैप की तरफ है, ये वैल्यू सही है भाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1.6, और n की वैल्यू भी 1.6 है भाई, ध्यान से देखो, n की वैल्यू 1.6/√2, इधर भी 1.6/√2 तक कट जाएगा, तो यहां से f की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको जो फोर्स लगाना है वो 0 न्यूटन का लगाना है, रोड जो इस कॉलर के ऊपर फोर्स लगाएगी वो 0 न्यूटन का होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, एंड आपको ये पता चला कि कैसे हम यहां पे ये कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। अगला जो एपिसोड आएगा दोस्तों, उसमें इस तरह की और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।